वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स क्या, ये भी फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लाइट के वेव नेचर को स्टडी किया जाता है। और वेव नेचर को, क्योंकि डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, इनको हम जो है रे ऑप्टिक्स के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वेव नेचर होता है। तो ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर लाइट एनर्जी को हम ट्रांसवर्स वेव कंसीडर करते हैं, ऐसी जो है फिजिक्स की ब्रांच को या ऑप्टिक्स की ब्रांच को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करेंगे, लाइट को हम स्टडी करेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with wave nature of light energy। मीनिंग जिसमें हम वेव का लाइट का नेचर कैसा कंसीडर करेंगे, वेव नेचर कंसीडर करेंगे, ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं क्या, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेव फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आएगा, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, ये कॉन्टीन्यूस लोकस होता है उन सभी पार्टिकल्स का मीडियम के अंदर। मान लो ये कोई सोर्स है हमारे पास, लाइट का सोर्स है, और इससे इक्वल डिस्टेंस पर, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, और जो पार्टिकल सेम फेज के साथ क्या करते हो, वाइब्रेट करते हो, और उनका एक लोकस यानी कि एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, तो इस लोकस को बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस लोकस को पार्टिकल्स के हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेव फ्रंट। तो डेफिनेशन है इसकी, द कॉन्टीन्यूस locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase। ठीक है, इस लोकस को, कंटिन्यूस लोकस को हम बोलते हैं क्या, वेव फ्रंट। अब आता है टाइप क्या होते हैं वेव फ्रंट के। तो सोर्स पर डिपेंड करता है सोर्स की शेप कैसी है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा वेव फ्रंट का टाइप। तो 3 तरह के वेव फ्रंट बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो सबसे पहले आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या, अगर हमारा लाइट का जो सोर्स है वो पॉइंटेड सोर्स हो, कैसा सोर्स हो, लाइट का सोर्स पॉइंटेड सोर्स हो, तो वो हर एक डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा, हर डायरेक्शन में वो लाइट एमिट करेगा, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो मीनिंग क्या है, अगर लाइट का सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, हमारा स्फेरिकल बनेगा। सेकंड टाइप हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या हुआ, एक ऐसा वेव फ्रंट जो एक लीनियर सोर्स से एमिट हुआ हो, यानी कि व्हेन सोर्स ऑफ लाइट, कैसा हो सोर्स ऑफ लाइट हमारा, इज लीनियर। लाइट का सोर्स अगर लीनियर हो तो जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा, लीनियर सोर्स, हमारा ये सोर्स था लीनियर, तो वेव फ्रंट जो आएगा वो कैसा आएगा, स्फेरिकल। यानी कि हम अगर ऐसे देखें, तो ये हमारा वेव फ्रंट बनेगा लीनियर सोर्स के अराउंड।
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, और तीसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट। देखो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, अगर हमारी लाइट जो है चाहे वो लीनियर सोर्स से प्रोड्यूस हुई हो या फिर वो सिलेंड्रिकल सोर्स से। अगर लाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो ये लीनियर सोर्स और जो सिलेंड्रिकल, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्लेन वेव फ्रंट में। प्लेन वेव फ्रंट यानी कि लाइट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करती है तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह अपीयर होंगे। जब लाइट क्या ट्रैवल करती है, व्हेन लाइट ट्रैवल से लॉन्ग डिस्टेंस, तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो हाइगन जो था, इस साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए भी किस तरह से वेव फ्रंट जो है कि, तो हाइगन जो साइंटिस्ट था उसने कुछ एक्सप्लेन किया है। तो हाइगन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी प्लेन वेव फ्रंट अगर हमारे पास है, मान लो प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास है, तो उससे या हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट से जो लाइट अगर हम दिखाते हैं, लाइट रे हम अगर दिखाते हैं प्लेन वेव फ्रंट से, मान लो कोई भी वेव फ्रंट बना लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, तो लाइट हमेशा नॉर्मली इससे एग्जिट करेगी। रे ऑफ लाइट हमेशा किसी भी पॉइंट पर वेव फ्रंट के क्या होगी, नॉर्मल होगी, चाहे वो इसके अंदर की तरफ जा रही हो चाहे इससे बाहर जा रही हो, तो रे हमेशा कैसे जाएगी, ये क्या होगी हमारी रे ऑफ लाइट। कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द वेव फ्रंट आएगी। अब देखो हमारा जो वेव फ्रंट था, चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं हम, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो एमिट हुआ, मानो पॉइंट सोर्स था, उसने लाइट को इस तरह से एमिट किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हम दिखाते हैं ऐसे वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट दिखाते हैं। तो इनसे जो रे जाएगी वो हमेशा नॉर्मली जाएगी, ऐसे ये देखो नॉर्मली ये रे जा रही है हमारी, ये क्या जाएगी किसी भी पॉइंट पर, ये क्या होगी नॉर्मल। और ये जो लाइट यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जाने का मीनिंग क्या है, जो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो किस तरह का वेव फ्रंट है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट यहाँ पर है। कैसा वेव फ्रंट है ये, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, शॉर्ट में लिख दिया स्फेरिकल वेव फ्रंट SWF। तो ये डाइवर्जिंग है, और ऐसे ही कन्वर्जिंग भी हो सकता है। अगर हमें कन्वर्जिंग दिखाना है तो रे अगर एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है तो हमें उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो यहाँ से लाइट इस पॉइंट पर हम ऐसे दिखाएंगे इंसिडेंट करके, तो ये हमारा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है। और कैसा वेव फ्रंट है ये, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये हम जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में किसने बताया था हमें, हाइगन ने बताया था। तो हाइगन ने एक वेव थ्योरी दी है अपनी फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी पोजीशन। तो हाइगन वेव थ्योरी पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हाइगन्स वेव थ्योरी। तो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, every point on the given wave front, every point on the given wave front acts as a fresh source of new disturbance। तो एक नई डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, इसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं हम।
which travel in all direction, which travel in all directions with the velocity of light. मीनिंग लाइट की वेलोसिटी के साथ जो ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में। तो सबसे पहले वेवलेट की बात की है। अगर मान लो हम कोई भी स्फेरिकल वेव फ्रंट लेते हैं, ये मान लो हमारा एक वेव फ्रंट है ए, पॉइंट्स लेते हैं, ये कुछ पॉइंट हम कंसीडर करते हैं मान लो ये कुछ पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं, पॉइंट 1 2 3। तो ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किए ये नए सोर्स हो जाएंगे, किसके? लाइट एनर्जी के नए सोर्स। और अगर हम इसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं वेवलेट, ये हमने वेवलेट ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि लाइट इनका भी, ये भी किस तरह की लाइट एमिट करेंगे, किस तरह का वेव फ्रंट एमिट करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इनके वेवलेट से, स्फेरिकल वेवलेट से अगर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक सरफेस, टेंजेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करते हैं जो सबको टच करता है, टेंजेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है इसको नाम रख देते हैं ए डैश, A1 B1 रख देते हैं इसका नाम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ऐसे ही रिवर्स, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। यही सरफेस का हो सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो A2 B2, तो मीनिंग ये हमारा क्या था, ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट था और ये हमारे वेवलेट आए, ये कुछ पॉइंट कंसीडर किए। इन वेवलेट से हमने क्या ड्रॉ किया है, एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है। इस टेंजेंशियल सरफेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर इसके बाद फिर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर कुछ पॉइंट और फिर उनका वेवलेट ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर एक टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करेंगे, अनदर सेकेंडरी वेव फ्रंट आ जाएगा। फिर इनके ऊपर कुछ पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, फिर उसका एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से लाइट जो है वेव फ्रंट की फॉर्म में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करेगी और फाइनली जो है शेप कैसी हो जाएगी वेव फ्रंट की, क्योंकि वेव फ्रंट का साइज़ बढ़ता रहेगा तो हमें वो कैसा अपीयर होगा। अगर ये हमारे कुछ वेवलेट्स हैं तो ये हमें ऐसे अपीयर होगा जैसे वेव फ्रंट जो है वो कैसा हो गया हो, प्लेन वेव फ्रंट हो गया हो। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है, सेकंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। वो किसकी करनी है हमें, सेकेंडरी वेव फ्रंट की डेफिनेशन कर सकते हैं हम यहाँ से, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ए सरफेस on the given, a surface touching these secondary wavelets। कौन से सेकेंडरी वेवलेट थे, ये जो मैंने ये दिखाए थे ये क्या थे, हमारे सेकेंडरी वेवलेट। और कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं, जो ये ब्लैक से दिखाया हुआ ना, ब्लैक इंक से, ये जो सरफेस हमने सेकेंडरी वेवलेट से ड्रॉ किया था, टेंजेंशियल सरफेस, सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन at any instant the new wavefront at that instant। तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो लाइट मीनिंग एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनते रहते हैं, लाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और फाइनली जो ये वेव फ्रंट है इसका कैसा अपीयर होता है, हमें प्लेन वेव फ्रंट की तरह अपीयर होता है जब लार्ज डिस्टेंस से लाइट जो है वो ट्रैवल कर जाती है। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होते हैं। और फर्स्ट यानी कि हाइगन ने जो है हमें दो पॉइंट यहाँ पर मेन डिस्कस किए हैं।
एक तो हर एक पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट पे किसकी तरह एक्ट करेगा, एक न्यू फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा लाइट के, जिसके अराउंड हम वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट हम ड्रॉ करेंगे। और इन सेकेंडरी वेवलेट से जो टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो हाइगन प्रिंसिपल जो है अच्छे से करेंगे। देखो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट केस है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो ये हमने एक प्लेन मिरर लिया है, यहाँ पे ये क्या लिया हुआ है, प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर है और ए बी डैश जो है एक प्लेन मिरर है, जिसके ऊपर हम एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करेंगे ए बी जो एक प्लेन वेव फ्रंट है, और जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई है। और यहाँ से हमने 3 डिफरेंट रे कंसीडर किया जो कि नॉर्मली 90 डिग्री का एंगल बनाती है वेव फ्रंट के साथ, 90 डिग्री का एंगल 1, 2 एंड 3। ये 3 रे हमने इंसिडेंट किया है। जो रे हम ए पॉइंट पर इंसिडेंट करेंगे वो डायरेक्ट मिरर पर पड़ेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो अपना पाथ ट्रैवल करेगी ए डैश, और इस पाथ की जो लेंथ है यानी कि ए डैश की जो लेंथ है, अगर मैं कंसीडर करूं वी वेलोसिटी मीडियम के अंदर और टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल होता है, तो वी टी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा ए डैश। तो जब मिरर के ऊपर ये टकराएगी, यहाँ से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से जो रे बी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, बी से बी पॉइंट पर, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बी डैश, दिस इज इक्वल टू वी इंटू टी, क्योंकि मीडियम सेम है। तो मीनिंग क्या है, जो रे ये जो थर्ड रे बी से लेके बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करती है अगर कितने टाइम में, टी टाइम में, तो उतना ही डिस्टेंस ए से रिफ्लेक्टेड रे ट्रैवल करेगी कहाँ तक का, ए डैश तक का, कितने टाइम में, टी टाइम में। यानी कि दोनों डिस्टेंस जो होंगे ये इक्वल होंगे। बी डैश जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा, डैश के इक्वल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई है। अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाएगी, तो वेव फ्रंट जो है वो मिरर के साथ एंगल आई बनाएगा। ऐसी जो लाइट जो है, जो सेकंड रे है, वो यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये यहाँ तक अप्रोच करेगी। तो मीनिंग क्या है, और जो रे हम यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं बी से बी डैश पॉइंट पर मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, और ये एंगल ऑफ क्या आएगा, रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो हमारा, ये जो मैंने लाइन दिखाई है ए बी डैश, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हमें प्रूव करना है तो हमें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ए डैश बी डैश जो है ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। तो अगर हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है तो एंगल आई को किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, एंगल आर के। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल, हमारी जो ये ट्राइंगल है ए बी डैश, ए बी डैश, और दूसरी जो ट्राइंगल है, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ट्राइंगल ए डैश बी डैश। अगर इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर देखें, ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि रे वेव फ्रंट के साथ हमेशा नॉर्मली ही उसके अंदर एंटर करेगी और नॉर्मली उससे एग्जिट करेगी। यानी कि हमारा जो एंगल ए बी और बी डैश जो आया है, दिस इज इक्वल टू एंगल ए डैश एंड बी डैश। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि 90 डिग्री के हैं। और एक जो हमारा ये डिस्टेंस आया बी से लेके बी डैश तक, ये हमारा इक्वल आया है किसके, जो हमारा डिस्टेंस जो है ए से लेके ए डैश तक का जो डिस्टेंस है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्वल टाइम में सेम स्पीड के साथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। और ए डैश जो ए बी डैश जो डिस्टेंस है वो ए बी डैश के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में ये साइड जो है ये कॉमन है। तो इसका मीनिंग दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल जो आई हमारी ए बी डैश, ये कॉन्ग्रुएंट आ गई है, कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर ए डैश बी डैश की। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे जो ये एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल आएगा, इस एंगल के इक्वल। तो एंगल आई जो आएगा एंगल आर के इक्वल आएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी का यूज़ करना है हमें रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए। हम कंसीडर करते हैं कोई एक, ये जो है हमारा ए
बी जो है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ऊपर जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, नीचे जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और बीच में जो ये लाइन ड्रॉ की है इसको बोलते हैं इंटरफेस। हम ये हमारा इंटरफेस है। एक प्लेन वेव फ्रंट हमने कंसीडर किया है, इसमें से हमने दो रे मान लेते हैं, एक रे ये और दूसरी रे ये दो रे इंसिडेंट की हैं जो कि नॉर्मली है इसके साथ। और देखो जब यहाँ से जो रे ट्रैवल करेगी बी पॉइंट से, वो हमारी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, यहाँ पर आकर इंसिडेंट होगी। इसका हम नाम रख देते हैं कोई भी, मान लो ये इसका नाम रख देते हैं ए डैश पॉइंट, हम ए डैश, ये यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी। और सेम उसी टाइम मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रे ट्रैवल करेगी, बी ए डैश जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये डिस्टेंस हमारा आएगा, अगर मैं स्पीड कंसीडर करता हूँ v1 स्पीड जो है फर्स्ट मीडियम में है, और टाइम लगता है t, तो इतना डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगी v1 इंटू टी। उसी टाइम पर जो रे यहाँ पर इंसिडेंट किया वो यहाँ से सेकंड मीडियम में चली जाएगी। अब सेकंड मीडियम में अगर हम वेलोसिटी कंसीडर करते हैं v2, और इतने ही टाइम में, टी टाइम में, तो ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अगर हम यहाँ से इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करें, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का भी नाम हम रख देते हैं बी डैश, रख देते हैं इस पॉइंट का नाम बी डैश, यानी कि ए से लेके हमारा जो डिस्टेंस आएगा बी डैश तक का डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा v2 इंटू टी। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इधर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। सेम ऐसे ही एक वेव हम बीच में से भी कंसीडर कर सकते थे, आया है। अब देखो अगर यहाँ पर हम बी डैश, ए डैश से लेके बी डैश तक एक ये टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, वेव फ्रंट। और कैसा वेव फ्रंट बनेगा, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा ए डैश बी डैश। तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर रिफ्रैक्शन को हमें प्रूव करना है तो हमें आई यहाँ से स्नेल्स लॉ को प्रूव करना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ के लिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये एंगल भी हमारा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो दो ट्रायंगल हमारे पास बनी है, एक ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है जो हमारी है ए बी ए डैश, और एक नीचे ट्रायंगल जो बनी हुई है जो ए बी डैश और ए डैश जो ट्रायंगल बनी है। तो इनसे ऊपर वाले से साइन आई की वैल्यू निकाल लेंगे, नीचे वाले से साइन आर की वैल्यू। तो साइन आई जो आएगा किस ट्रायंगल से लिया है, ए बी ए डैश, जिसमें राइट एंगल 90 डिग्री पर है। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हमारा क्या हो गया है, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो डेफिनेशन यूज करनी है, बी ए डैश डिवाइड बाई ये आ जाएगा ए डैश, और बी ए डैश की वैल्यू कितनी है, v1 इंटू टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए इंटू ए डैश। ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल से साइन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन आर, और साइन आर जो हमारे पास आएगा, अब परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी डैश, और बेस जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो हमारे पास है ए डैश। तो इनकी भी वैल्यू पुट कर देंगे v2 इंटू टी डिवाइड बाई ए डैश, और साइन आई को जो है साइन आर से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ये जो वैल्यू आएगी v1 टी डिवाइड बाई ए डैश डिवाइड बाई v2 टी डिवाइड बाई ए डैश। तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर की जो वैल्यू आएगी, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ये हमारे पास आएगा v1 डिवाइड बाई v2। और v1 डिवाइड बाई v2 को अगर हम चेक करें, v1 डिवाइड बाई v2 क्या होता है हमारे पास, n2 डिवाइड बाई n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो मीनिंग साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो आएगा, दिस इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है हमारा, स्नेल्स लॉ। n2 और n1 क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 जो है फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी सेकंड मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो स्नेल्स लॉ अगर हमारा प्रूव हो जाता है, इसका मीनिंग हमारा रिफ्रैक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी क्या हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है। और डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है हमारा जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, या हम ये
हमारा नॉर्मल है, ये तीनों के तीन किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे प्रूव हो गए, इसका मीनिंग हमारा रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।